श्रोडिंजर इक्वेशन या श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, यही है आज का टॉपिक, जिसको हम लोग को बहुत ही समझ के साथ पढ़ना है। मैंने जैसा कि लिखा हुआ है, श्रोडिंजर इक्वेशन मैथमेटिकल थ्योरी, जिसका नाम बाद में वेव इक्वेशन के रूप में पहचाना गया है। 1926 में जो जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन होती थी, मैं यहाँ पे जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने 12th लेवल पे 11th लेवल पे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है। अगर इनिशियल फेज फाई 0 है तब तो ये है, और अगर π/2 फेज हो जाए प्लस हम π/2 कर देते हैं तो ये हो जाएगी y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब ये भी वेव इक्वेशन है, ये भी वेव इक्वेशन है, और क्लासिकल वेव है। क्लासिकल वेव का मतलब मैकेनिकल वेव है, लेकिन मैकेनिकल वेव की जो तस्वीर है या इमेजिनेशन में जो समझ है वो अपने आप बन जाती है। आप जानते हैं कि वेव एक डिस्टरबेंस है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसे केस में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, और अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और उसी वेव की इक्वेशन ये है या ये है, जहाँ पे y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, माने मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं तो मीन पोजीशन के टाइम t डिस्टेंस x पे कितना डिस्प्लेस हुआ है ये y है, और इसकी वैल्यू निकलती कैसे है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। कोई भी वेव है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जो k लिखा हुआ है वो वेवलेंथ से संबंधित है, और इसका नाम आप सब लोग जानते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 2π/λ होती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। x अगर कोई वेव है, ये डिस्टेंस x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये दिखाने के लिए है कि कितनी डिस्टेंस पे किस टाइम पे क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हैं। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होते रहते हैं, ये कर्व के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें पता करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इसी क्लासिकल वेव को हम ज़्यादा जनरल वे में, इस क्लासिकल वेव को कैसे लिखा जाता है ये आप जान लीजिए। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जनरल है, इसमें साइन और कॉस टर्म अपने आप भी आ जाते हैं, और जनरल जो है क्लासिकल वेव इक्वेशन हम इसको कह सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म
ऑफ क्लासिकल वेव इक्वेशन। इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि वेव की इक्वेशन ये है। तो इसी जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन में श्रोडिंगर महोदय ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो मैटर वेव से संबंधित है करी थी, उन बातों को इनकॉर्पोरेट किया। दो बातें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की कौन कौन सी हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख रखी हैं। पहली बात तो ये थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप जानते हैं क्या है कि हर पार्टिकल जो भी मोशन में होगा एटॉमिक मैग्नीट्यूड में है, जिसको हम पिछले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, बल्कि वेव पैकेट होगी, ग्रुप ऑफ वेव्स वेव पैकेट कहलाता है। तो ये जो अगर वेव पैकेट एसोसिएटेड है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के रूप में लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी आपने पढ़ रखा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव्स है, इसी को हमने यहाँ लिखा। अब अगर हम इसको P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी दिया था, अब सब्जेक्ट बना लेते हैं मोमेंटम P को, एच बाई लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वेव पैकेट। अगर हम 2 पाई बाई लैम्डा की जगह k लिख दें और h क्रॉस की जगह h अपॉन 2 पाई लिख दें तो यही P इक्वल टू h क्रॉस k हो जाएगा रिलेशन। ये आप लोग बीएससी वालों के लिए हम ये बता रहे हैं, एमएससी वाले बच्चे अपने आप ये इनके हैबिट में आ चुका है P इक्वल टू एच क्रॉस के, या K इक्वल टू हम उल्टा लिख सकते हैं P अपॉन एच क्रॉस। ये फिंगर्स में आ जाना चाहिए, रट जाना चाहिए साइंस के बच्चे को जो भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ता है। K इक्वल टू P अपॉन एच क्रॉस। ये तो पहली बात जो थी डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन की, इसको इस एक्सप्रेशन में ये यूज करेंगे इस के की जगह। इसी क्लासिकल वेव में हम पहले ही बता देंगे कि मैथमेटिकल थ्योरी है, माने जो मैथमेटिक्स डी ब्रोगली महोदय ने दी थी उसको इनकॉर्पोरेट किया इस क्लासिकल वेव में। अभी हम लोग रख के देखेंगे। दूसरी बात और बोली थी डी ब्रोगली ने, एजम्पशन एक दिया था, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन में इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो दो बातें सामने रखी गई थी उनको इनकॉर्पोरेट किया। उसको पहले हमने जो वेव इक्वेशन है उसको तैयार किया है आपके लिए जनरल फॉर्म में। मैं इतना मिटा भी देता हूँ, आप जान चुके हैं जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन लिखी है, इसका हमें यूज करना है। दूसरी डी ब्रोगली जो एजम्पशन थी वो ये थी कि जो वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द वेव पैकेट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन मोशन, माने पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको न्यू बोल रहे हैं। उसकी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है और जो उसकी एनर्जी है उसका रिलेशन बिल्कुल फोटोन की तरह, क्वांटा वाला की तरह, ये इक्वेशन उन्होंने निकाल के सामने रखा था कि E इक्वल टू एच न्यू से उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रिलेट होती है। माने फोटोन के लिए आपने पढ़ा ही था कि E इक्वल टू एच न्यू होता है, उसकी एनर्जी फोटोन की एच न्यू होती है। इसी तरीके से डी ब्रोगली ने अपने एजम्पशंस के द्वारा सबके सामने रखा था कि जो पार्टिकल एटॉमिक मैग्नीट्यूड में है वो मोशन में है, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो E इक्वल टू एच न्यू ही होता है।
अब ये E इक्वल टू एच न्यू एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने E इक्वल टू एच न्यू लिखा हुआ है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करिए और 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। h अपॉन 2 पाई को हमने h क्रॉस और 2 पाई न्यू को ओमेगा लिखा, तो E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा के रूप में भी आप जानते हैं, या आप कह सकते हो ओमेगा इक्वल टू E अपॉन एच क्रॉस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये जो जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन में इन दोनों बातों को हम इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, जैसा कि श्रोडिंगर महोदय ने इनकॉर्पोरेट किया था। ओमेगा को रिप्लेस करना है E अपॉन एच क्रॉस से, और K को हमें रिप्लेस करना है, ये हमने लिखा, हमें लग रहा मिटा दिया है, P इक्वल टू एच क्रॉस K था और K इक्वल टू P अपॉन एच क्रॉस, K इक्वल टू P अपॉन एच क्रॉस, ये हमें रिप्लेस करना है। तो मैं ये सब मिटा देता हूँ और सीधे सीधे रखता हूँ इन दोनों, मतलब जो एजम्पशंस थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के, उनमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो इक्वेशन सिंपली हो जाएगी y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आई, ओमेगा की जगह पे हमको रखना है E अपॉन एच क्रॉस, t माइनस k की जगह पे P अपॉन एच क्रॉस इंटू x रख दिया। क्या इतना रख देने से क्लासिकल के बजाय क्वांटम जो वेव इक्वेशन है प्राप्त हुई? अभी नहीं। हमने एम्पलीट्यूड को बदल के स्मॉल a की जगह कैपिटल A लिख दिया, नए रूप में दिखने लगी, इतनी से भी बात नहीं हुई। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में वेव फंक्शन को पढ़ा था, यानी वेव जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी और जो वेव होगी, वेव पैकेट, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। यहाँ पे क्लासिकल वेव में एक्चुअल वैल्यू है, जो दिख रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू है। वेव फंक्शन साई को मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, तो y की जगह पे ही साई हमें रिप्लेस करना है। वो श्रोडिंगर ने जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पर साई ले लिया। अगर आप 1 डायमेंशनल लेते हो तो xt ले लिया जाएगा, पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टाइम t और x डिस्टेंस x को रिप्रेजेंट करने के लिए साई लिख दिया। तो ये वेव इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिकल हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिकल हो गई। अब इसको देखने में, हैंडल करने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। ध्यान रखें कि इसमें जो साई है ये डिस्प्लेसमेंट को जो है रिप्लेस कर रहा है और ए एम्पलीट्यूड को कर रहा है। अगर यही इक्वेशन 3 डायमेंशनल में लिखनी हो, 3D रिप्रेजेंटेशन हो, तो कैसे लिखेंगे? साई एक्स टी की जगह हम आर टी लिखेंगे और ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन ये एच क्रॉस बाहर ले लीजिए और ई टी माइनस पी, क्योंकि 1 डायमेंशन है ई एक्स एक्स लिखा हुआ है, और अगर 3 डायमेंशनल है तो इसकी जगह पी डॉट आर हो जाएगा, पी डॉट आर। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे आई अपॉन एच क्रॉस लिखता हूँ, तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगी। कोई बात नहीं, ए की जगह कभी कभी ए नॉट भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हम 1 डायमेंशनल को ही ट्रीट करेंगे, इतने में समझना काफ़ी होता है। अगर हम इसको माइनस बाहर ले लें तो ए ई टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स एक्स
माइनस ई टी भी लिखा जा सकता है। ये साइन एक्स टी के रूप में आपकी क्वांटम मैकेनिकल वेव का रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स टी। ठीक है, ये वेव इक्वेशन हो। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स, चूंकि मैथमेटिकल फॉर्म है, इसकी मैथमेटिक्स करनी है। डिफरेंशिएटिंग, ये सपोज करते हैं ये इक्वेशन 3 है, पहले हमने इक्वेशंस नहीं लिखी। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते, पहले एक्स ले लेते हैं। तो डेवर आई, हम वर्ड्स में बोले दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। डेवर साई अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू, ये एक्स के साथ क्या है इतना, आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स, ये एक्स सफिक्स है, ये ध्यान रहे, इंटू ए ई टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स एक्स माइनस ई टी। ये इक्वेशन सिंपल रूप में आ गई है। ठीक है, अब इसमें ए ई टू दी पावर, ये क्या चीज़ है, ये साई है पहली इक्वेशन 3 से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स साई। ये इक्वेशन 4 हो गई। ऑन फर्दर डिफरेंशिएशन क्या आपको मिलेगा, फर्दर डिफरेंशिएशन, दोबारा करोगे, आप इतने समझदार हैं, डेवर टू साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर आपको आता है। इसी को दोबारा करेंगे तो एक बार और आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर इंटू, फिर यही सेम चीज होगी, साइन होगी। अब इसी को आई स्क्वायर को -1 अगर हम लिख देते हैं, जब आप जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू इंटू साइन। तो इसको हम इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, हम पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, और पी एक्स स्क्वायर साई से कितना, ये इसके साथ मिल जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा विद माइनस साइन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन इंटू डेवर टू साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। ये आपने निकाला, बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक इक्वेशन जो है इसको मिटाए दे रहा हूं। अब इस इक्वेशन से हमने पी एक्स स्क्वायर साई निकाली है, राइट। मैं अब इस इक्वेशन को, दूसरी चीज है टाइम, इसको भी हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to t, we have, इसमें क्या आएगा, डेवर साई अपॉन डेवर टी इक्वल टू, इसके साथ आई आएगा, ई आएगा और आई अपॉन एच क्रॉस आएगा, तो ए इंटू आई अपॉन एच क्रॉस ई टू दी पावर, ए को वहीं लिख देते हैं, ए ई टू दी पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स एक्स माइनस ई टी। मैं इसको भी मिटाता हूं, चूंकि हमें मतलब की चीज मिल चुकी है। और डेवर साई अपॉन डेवर टी इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे माइनस और था, माइनस और आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई इंटू जो बचा हुआ है सब कुछ, सॉरी ये जो है पूरा ये साई है, इक्वेशन 3 से दिखाई दे रहा है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया।
इससे एक चीज निकल सकती है। इसमें एक काम और करते हैं, आई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आई से डिवाइड करते हैं, तो आई स्क्वायर होगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इस ढंग से लिखते हैं, और ई साई इक्वल टू आई एच क्रॉस साइन ये हो। ये इक्वेशन नंबर मैं 4 मानता हूं और इसको 5 मान लेता हूं। अब दूसरी बात जो फाइनल है वो एक और सामने आ रही है। कोई भी पार्टिकल है, मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल है, और वो अगर मूव कर रहा है तो उसके एनर्जी का हिसाब किताब एक सिंपल सा जानते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये आप जानते हैं एज इट इज। अब आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। दूसरे रूप में आप ये जानते हैं p²/2mv होती है, मैं लिख दिया। और अगर 1 डायमेंशनल मोशन है, सिर्फ x कंपोनेंट है, तो px²/2m लिख सकते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी v जो कि सिर्फ x की फंक्शन होगी, इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये आप जानते हैं। ये इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशन नंबर 6 के रूप में हम कहते हैं। ये सिंपल सी इक्वेशन है मैकेनिक्स की। कोई पार्टिकल जिसका मास m है, उसका मोमेंटम x डायरेक्शन में px है, उस x पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी v हो, तो उसकी टोटल एनर्जी px²/2m प्लस vx इक्वल टू ई होती है। इसी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन इंटू साई इंटू साई इंटू साई, ये ध्यान रहे ये जो साई है हमने उसी जगह में लिख दिया है, 1 डायमेंशन में हमने ये शो किया है एक्स टी फंक्शन ऑफ एक्स एल टी फंक्शन ऑफ एक्स एल टी प्लस, ये इक्वेशन नंबर 7 होती है। अब इस इक्वेशन 7 में देखिए px² साई, ये हमको पता चल चुका है इससे, और दूसरा ई साई को इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चल चुका है। ध्यान रहे कि जो साई है वो एक्स टी का फंक्शन है, ये भी साई एक्स टी का फंक्शन है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग the values of px² psi and e psi from equations 4 and 5 into equation 7। वी गेट क्या प्राप्त हुआ हमको, मैं अब मिटाई दे रहा हूँ, ये सब आप नोट कर चुके हैं स्टेप्स। हमें क्या मिला याद देख लीजिए। आपने px² साई की वैल्यू क्या निकाली थी, -h×2/2m h×2 डिवाइड 2/x² साई, ये था। और 2m पहले से लगा हुआ है, लगा दीजिए। v में हमें कुछ करना नहीं है, v साई लिख दिया। मैं xt की नोटेशन है लिख देता हूँ, इक्वल टू ई साई की वैल्यू IH क्रॉस देवर साई अपॉन 2।
ये जो इक्वेशन अब हमें प्राप्त हुई है यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी को हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर ने बहुत सिंपल सा दिमाग लगाया कि क्यों ना जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है उसमें ही जो डी ब्रोगली ने एजम्पशंस के द्वारा दो एक्सप्रेशंस दिए, एक उसकी वेवलेंथ से रिलेटेड और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, जो कि एनर्जी से संबंधित है। फ्रीक्वेंसी का संबंध एनर्जी से जोड़ा और वेवलेंथ का टर्म मोमेंटम से जोड़ा था डी ब्रोगली ने, और इससे हमारा E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा और इससे P इक्वल टू एच क्रॉस के आया। और जो क्लासिकल वेव इक्वेशन, पहले तो वेव इक्वेशन को समझना जरूरी है जिसको हमने आपके सामने रखा था। उस क्लासिकल वेव इक्वेशन में हमने बहुत ही समझदारी से, जैसा कि श्रोडिंगर ने सब्स्टिट्यूट किया था उसको समझा। ओमेगा को हमने हटाया, E अपॉन एच क्रॉस लिखा, K को हटाया, उस पर P अपॉन एच क्रॉस लिखा। लिखने के बाद हमने जो x वेरिएबल था, x का फंक्शन है, इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, डेवर साई अपॉन डेवर x निकाला, डेवर 2 साई अपॉन डेवर x स्क्वायर निकाला, उससे डेवर px स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई थी। दूसरा हमने t के रिस्पेक्ट में जब हमने उसको मतलब डिफरेंशिएट किया था तो उससे ई साई की वैल्यू निकल आई। फिर एक बहुत सिंपल सा मैकेनिक्स का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, या साई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वेव फंक्शन के साथ उसका मेल मिलाप हो गया, तो ये क्वांटम इक्वेशन हो गई। और उससे हमने जो इक्वेशन, जो हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन को वेव फंक्शन साई के रूप में लिखने के बाद, ट्रीट करने के बाद जो वैल्यूज मिली थी, उनको हमने यहाँ पर रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन आई, फाइनली वही श्रोडिंगर के द्वारा दी हुई इक्वेशन है, और इसी को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रूप में जानते हैं। अब ये सिंपल सी बात तो हमारे सामने आ गई कि ये वेव इक्वेशन हो गई। अगर हम इसी को फ्री पार्टिकल के लिए वेव इक्वेशन जानना चाहें तो फ्री पार्टिकल, ये इक्वेशन हमने निकाल ली। अब मैं ये ध्यान रहे कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें टाइम है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें बहुत से बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते रहते हैं, कौन सी टाइम इंडिपेंडेंट है टाइम। इसमें टाइम है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। अगर हम 10वीं इक्वेशन चाहते हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और फ्री पार्टिकल जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा फिजिक्स का लॉ है कि फ्री पार्टिकल वो होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो इसी इक्वेशन में v को 0 रख दीजिए, तो सिंपली माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डिवर 2 साई अपॉन डिवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एच क्रॉस डिवर साई अपॉन डिवर t। जो इक्वेशन आ गई यही श्रोडिंगर वेव, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल हुई। ये तो 1 डायमेंशन में ले रहे थे। अगर हम 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखना चाहें तो 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन सिंपली, जहां पे ये डिवर 2 साई लिखा हुआ है, x है तो उसमें y भी आ जाएगा, यानी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डिवर 2 साई अपॉन डिवर एक्स स्क्वायर प्लस डिवर 2 साई अपॉन डिवर वाई स्क्वायर प्लस डिवर 2 साई अपॉन डिवर जेड स्क्वायर प्लस हम फ्री पार्टिकल वाली गई वी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डिवर साई अपॉन डिवर। सिंपल से
और इसी को आप इस रूप में भी जानते हैं, -h² क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। इसी में साई अगर बाहर कर दें तो जो बची हुई चीज़ है वो डेल स्क्वायर होती है। तो आप डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू IH क्रॉस डिवाइड साई अपॉन डिवाइड टी। ये भी आप जानते हो, अगर मैं साई से बाहर कर दूं तो ये जो चीज़ है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में भी जानी जाती है। तो आप लिखते हो H साई इक्वल टू E साई। ऑपरेटर होता है तो इस पर कैप या हैट लगा दिया जाता है। तो H साई इक्वल टू E साई, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इस तरीके से भिन्न भिन्न रूपों में आप देख रहे हैं। अब अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसमें टाइम का जो वेरिएशन है वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा, टाइम को वेरी नहीं कर रहा है। तो इसमें आप सिंपली -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइड 2 साइड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर SHRO। एक चीज और है, अगर ई इसमें नहीं लगाते हो स्पेलिंग में तो इस ढंग से भी श्रोडिंगर की स्पेलिंग एक्चुअली उसके हिसाब से होती है डिंजर वेव इक्वेशन। क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूज ना हो तो ये पॉइंट भी आपको बताई दे रहा हूँ। इस ढंग से भी श्रोडिंगर की स्पेलिंग लिखी जाती है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन is can simply be understood by डेल स्क्वायर साई में ऐसे लिख देता हूँ 3 डायमेंशनल प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। सिंपली ये इक्वेशन हो गया। सिंपली सिर्फ इसको हमने एक्स को वेरिएशन को इंक्लूड किया हुआ है। कुछ लोग जो वेव का जो सॉल्यूशन होता है वो साई एक ही जगह पे साई इक्वल टू यू e टू दी पावर -i अपॉन h क्रॉस या i अपॉन h क्रॉस px माइनस जो लिखते हैं। अब इसको u के टर्म्स में भी लिख देते हैं कुछ लोग साई की जगह पे, कभी कभी फाई के रूप में भी बुक्स में मिलेगी, साई की जगह फाई लिखा मिलेगा, साई के बजाय वेव फंक्शन को फाई से भी डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रहे। तो उसमें सब एक ही बात है। और कभी कभी u से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। u का नोटेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो आप घबराएं नहीं, सभी एक ही जैसे रूप हैं। तो जो जब रिप्लेस करते हैं तो अपने आप एक्सपोनेंशियल हट के जो u है उसका जो एक तरीके से फंक्शन के रूप में u फंक्शन के रूप में आ जाता है। ये ध्यान रहे, क्योंकि ये मैथमेटिकल है। मैं समराइज करता हूँ, बातें सब खत्म होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम क्लासिकल वेव लेते हैं, इन क्लासिकल वेव मीडियम के पार्टिकल या तो टू एंड फ्रो इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑसिलेट्स, पार्टिकल का मोशन सिर्फ ऑसिलेशन में होता है, खुद उनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। पार्टिकल्स ऑसिलेट आइदर दिस वे और दिस। ये क्वांटम मैकेनिक्स अभी भी अनसुलझी पहेली है कि जो वेव फंक्शन हम साई लेते हैं इसमें पार्टिकल तो है, पार्टिकल के साथ वेव, वेव एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड वेव। और अगर हम पार्टिकल को ऑसिलेट करता हुआ मानते हैं तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़ेगी। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लगाते हैं। सच्चाई यह है कि हमें नहीं मालूम कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसके साथ क्या ऑसिलेट करता है, नहीं मालूम। नो वन इज क्लियर अबाउट इट। इसलिए
हम अभी भी उसको प्योरली वेव फंक्शन को मैथमेटिकल कंसेप्ट लेके चलते हैं। हाँ, अगर हम चार्ज को लेते हैं कि पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ जो चार्ज है वो फैला हुआ है, यह हमारा अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके साथ चार्ज एसोसिएटेड होता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन ले लें या सीधे सीधे एटम ले लें, एटॉमिक स्टेट में है, आयन होगा तो वो भी चार्ज होगा, उसके साथ चार्ज है, वो चार्ज ऑसिलेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑसिलेट हो रहा होगा। लेकिन न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है, उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, उसके अराउंड तो चार्ज नहीं है, तो फिर क्या ऑसिलेट करता है? ये प्रश्न अभी भी सही रूप में उत्तर के रूप में नहीं आ पाया है। इसीलिए वेव फंक्शन को अभी भी ज़्यादातर लोग मतलब ये मानने को मजबूर हैं कि वेव फंक्शन इज प्योरली ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कि जो वेव फंक्शन को लेके एटम्स को जो स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड वगैरह, इनकी जो स्वरूप हैं एग्जैक्टनेस उनमें भी नहीं है, मैथमेटिकल रूप ही है। कुछ अनुमान के आधार पर अपने अपने हिसाब से उसका मॉडल बना बना के बताते हैं, एक पिक्चर तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं, एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो सामने निकल के नहीं आ पाती है। मैं समझता हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे निकली है, ये अब तक मैं क्लियर कर पाने में सफल हुआ हूँ और आप भी समझने में सक्षम हुए हैं। बस इतनी बात ध्यान रखें कि क्लासिकल वेव इक्वेशन जिसको आपको पहले अच्छे से दिमाग में बैठाना है, क्लासिकल वेव इक्वेशन समझ में आ गई, हमने रूप मैथमेटिकल लिखना भी सीख लिया। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के 2 पॉइंट हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, और दूसरा मोमेंटम और प्रोपेगेशन कांस्टेंट वाला रिलेशन पी इक्वल टू एच क्रॉस के। इनसे हमने के और ओमेगा की वैल्यूज़ को उस क्लासिकल वेव एक्सप्रेशन में रिप्लेस किया। दूसरा काम हमने जो डिस्प्लेसमेंट वाई होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको वेव फंक्शन साई से रिप्लेस किया। बस उसके बाद जो वेव इक्वेशन आई उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रोसीड किया। हमने 2 बार एक्स के सक्सेसिव डिफ्रेंशिएट किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट किया, उससे पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू निकाली। एक बार हमने टाइम डिपेंडेंट करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट रिलेटिव भी हमने रिस्पेक्ट में भी हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, उससे ई साई की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया कि जो सिंपल पार्टिकल के साथ हम लोग कहते हैं एनर्जी होती है, 2 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैकेनिकल स्वरूप पार्टिकल का यही होता है और उसके साथ एनर्जी का हिसाब किताब इसी से होता है। तो हमने पी एक्स स्क्वायर अपॉन टी 2m प्लस वी इक्वल टू ई लिखा और उसी को राइट हैंड साइड में साई से मल्टीप्लाई करके तैयार कर दिया, और उसमें जो पी स्क्वायर साई और ई साई की वैल्यूज़ थी जो हमने क्लासिकल वेव इक्वेशन में निकाल के रखी थी उसमें रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल गई। फिर हमने उसके जो स्वरूप हैं फ्री पार्टिकल के लिए या 3 डायमेंशंस के लिए वो हमने जाने। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, मैंने सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की। मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।